आज हम पहुंचे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल तरीन शख्सियत सुल्तान राही मरहूम की रहायशगाह पर। आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं उनके फर्जंद हैदर सुल्तान, जो कि खुद भी एक फिल्म स्टार हैं। हैदर सुल्तान ने हमारे इंटरव्यू में जहां अपने फ़न की बारीकियों के बारे में बहुत कुछ बताया, वहां उन्होंने अपने वालिद मरहूम की मौत के हवाले से भी अहम इंकशाफात किए। उन्होंने क्या कहा, आप भी जानिए। अच्छा हैदर, एक दौर वो था जो आपने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपने वालिद साहब के साथ गुजारा, और एक ये दौर है, क्या फ़र्क है इसमें? बहुत सारा फ़र्क है। ऑब्वियसली जब अबू जी का जो दौर था वो एक अरूज का दौर था इंडस्ट्री के ऊपर, और उससे मैंने भी एंटर ही किया था इंडस्ट्री में, अभी आया था, तो मैंने वो वक्त देखा हुआ है स्टूडियोज़ के अंदर, वो जो चहल पहल थी देखी हुई है। और अब जब मैं वापस आया हूँ, तो जब मैं स्टूडियोज़ में गया हूँ, तो मुझे बहुत खौफ आया देख के कि ये हालात कैसे बन गए हैं। फिर हर किसी से ये सुनने को बात मिली, और बात जो फैक्ट है भी कि अबू जी के साथ माशाल्लाह एक जो सेटअप था इंडस्ट्री का, वो उनके साथ चल रहा था, उन्होंने इसको संभाला होता, इन अदर वर्ड्स। और उनके जाने के बाद इंडस्ट्री बिल्कुल इट वेंट डाउन आहिस्ता आहिस्ता। तो अब हम कोशिश यही कर रहे हैं कि वो जो दौर था अबू जी का, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम कोशिश करें कि उसी करीब करीब तक कि अगर ले आएँ वापस इंडस्ट्री को, तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। और कहा जाता है कि दुनिया बड़ी मटीरियलिस्ट है, ख़ास तौर पर इंडस्ट्री के जो लोग हैं जब अरूज पे होते हैं तो सब उनके इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं, और जब अरूज नहीं रहता तो शायद कहीं दूर दूर चले जाते हैं। आपको की जो फीलिंग है वो क्या इस हवाले से? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अबू जी के साथ जब स्टूडियो आते थे तो उस टाइम में लोगों का जो रिस्पांस था वो औज़रा से था। अब जब अकेले जाते हैं स्टूडियो में तो औज़रा से रिस्पांस मिलता है। लेकिन मैंने जो बात फील की है वो ये है कि लोगों का जो उनसे पहले प्यार करते थे वो अभी भी उतना ही प्यार करते हैं मुझसे। और जिन लोगों के साथ थोड़ा बहुत जिनके दिल में कुछ थोड़ा बहुत होगा भी इनके लिए, जैसे अंदर लोगों ने रखी होती हैं चीज़ें पे, अब उन लोगों के मुंह से जब मैं सुनता हूँ ना कि यार हमें अब आप में राय साहब की झलक नज़र आती है बेटा, अब आप लगता है कि आप मैच्योर हो गए हो, आप काम अच्छा कर रहे हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलता है। मिस करता हूँ उस टाइम को, यकीनी बात है, मैं देखा हुआ है वक्त, टाइम देखा हुआ है, लेकिन लोगों का जो रवैया अब मेरी तरफ है, आई फील लाइक कि बहुत पॉजिटिव है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अच्छा, हर एक की अपनी एक्टिंग के एक खद्दो खाल होते हैं, फीचर्स होते हैं, एक अपना एक स्टाइल होता है। डेफिनेटली जब एक बरगद का दरख्त आपके ऊपर हो तो उसका इम्पैक्ट आप पर रहता है जी। तो राही साहब एक बहुत बड़ा नाम, एकेडमी, और मैं समझता हूँ कि उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता, थीसिस लिखे जा सकते हैं। अब उनके नीचे आपने भी एक अपना नाम बनाना है, तो मुश्किल नहीं हो जाता? हाँ जी, मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, और आप ये समझ लें कि इसके प्लस भी हैं और माइनस भी हैं, लेकिन कंपेरिजन जब पे होना शुरू होता है, यकीनी बात है, हर शख्स आपको जो डायरेक्टर के साथ आप काम करें वो भी आपको कंपेयर, तो फिर ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है अपने को प्रूफ करने के लिए। मेरा ये थोड़ा मानना ज़रूर है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना अर्से से मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने लगता है कि मैंने कुछ तो सही किया कि मेरी फेस रिकग्निशन लोगों के सामने बन गई, क्यों कहते हैं जी राय साहब का बेटा है, दैट मीन्स दे रिकग्नाइज मी, तो कहते हैं कि राय साहब का बेटा है, तो मुझे अच्छा लगता है सुन के ऐसे। और ख़ास तौर पे अभी ये है कि मुझे और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, बिकॉज अब लोगों ने स्ट्रिक्टली डायरेक्टली मुझे अबू जी के काम के साथ कंपेयर करना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने अब जो फिल्में कर रहा हूँ थोड़ा सा उनका अंग, मैंने ज़्यादा नहीं थोड़ा सा उनका अंग अपने में लेकर आया हूँ। कि पहले मैं करता था वो एक चॉकलेट हीरो, गाने, रोमांटिक सीन्स, वो सारे गाने, डांस वांस, अब कम्प्लीटली एक्शन, जैसे अबू जी फिल्में करते थे उसी अंदाज में, उसी स्टाइल में। तो अब ये है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन उससे और ज़्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा, माइलस्टोन है ना, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आपके सामने है। जी जी। अब जाहिर बात है, या तो आप उसके बराबर चले या उससे आगे चले जाएं, आपको इतना, आपके लिए तो ज़्यादा मेरा ख्याल ये टेस्ट है बड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको किस तरह फिर कोप विद करते हैं आप? मैं हमेशा मशवरा करता हूँ उनके साथ। अच्छा, ये जनरल सी बात है कि मुझे कभी भी मैं सेट पे हूँ और मुझे लग रहा हो ना कि यार ये, तो सोचता हूँ अबू जी यहाँ पे तो क्या करते, मुझे कैसे गाइड देते या क्या समझाते, तो फिर मैं उसको वैसे कर देता हूँ, वो अच्छा हो जाता है। एक्टिंग में आपका आइडियल कौन है? आइडियल, अगर मैं अबू जी का नाम लूँगा तो बोलेंगे कि वो एक किस से बात हो रही है, लेकिन जनरली आई वुड से कि सुल्तान राही साहब, बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने पंजाबी भी फिल्में की, उन्होंने उर्दू भी फिल्में की, आपको उनका कौन सा स्टाइल, आपको पंजाबी वाला स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है या उर्दू वाला स्टाइल? अबू जी की चंद फेवरेट फिल्मों में से मेरी एक फेवरेट फिल्म अबू जी की है अनोखा दाज और बाबू सदके तेरे, जिसकी पेंटिंग पड़ी हुई है। मैं जब ये मूवी देखता हूँ तो मैं आई गेट इमोशनल एंड आई स्टार्ट क्राइंग, क्योंकि उसमें जो एक्टिंग का जो, उसमें जो अबू जी ने ये बात बोली भी थी अपने एक इंटरव्यू में, कहते हैं यार कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने बशीरा कर ली। उन्होंने कहा राय साहब
उसने तो आपकी ज़िंदगी की में टर्न ओवर किया, उसको आपका बड़ा माइलस्टोन था। कहते हैं मैं इसलिए ये बात कहता हूँ क्योंकि फिर सबने मुझसे बाद में बशीरा करवाई, काम तो मुझसे करवाया ही नहीं। तो बात ये कि उनके अंदर माशाल्लाह बहुत कुछ करने का था, लेकिन लोगों ने उनको पसंद एक सर्टन रोल में किया, तो वो सारी ज़िंदगी वही उनसे करवाया गया। अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल है, मैं चाहता हूँ आपसे ये सवाल ज़रूर करूँ, उनका ख्याल ये है कि सुल्तान राही साहब ने जहाँ इंडस्ट्री को एक बामे रूज तक पहुँचाया, लेकिन एक ख़ास स्टाइल की वजह से जो बाकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी वो कहते हैं जी कि उसको नुकसान भी पहुँचा, क्लैप्स भी किया उसने, क्योंकि पंजाबी फिल्म का एक ख़ास टच आ गया जी। और उससे बहुत बहुत बड़े अदाकार, अगर आप 70s 80s में चले जाएं, नदीम, मोहम्मद अली फिल्में उर्दू की बड़ी हिट थी और एक इंडस्ट्री पूरी काम कर रही थी, लेकिन वो सुकड़ के किसी एक पॉइंट पे चली गई। एक्चुअली आप ये बात कह रहे हैं कुछ हद तक हुआ भी इस तरह से, लेकिन उस टाइम में उर्दू फिल्म फिर भी बन रही थी। उस टाइम में कॉमेडी फिल्में जब नन्ना साहब को या अली साहब को इंट्रोड्यूस कराया गया तो वो फिल्में भी बन रही थी उस दौर में, थोड़ा लोगों को ब्रेक मिल रहा था उससे। लेकिन बात यह है कि ये फिल्में क्यों बन रही थी, बात यह है कि पब्लिक की डिमांड थी, डायरेक्टर्स की डिमांड थी, प्रोड्यूसर्स की डिमांड थी कि ये जैसे ही नाम अनाउंस होता था फिल्म मिल जाती थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस मतलब है कि फ़ौरन से पहले आते थे जी हमें दे दें हमें दे दें। तो एक बिजनेस पॉइंट से देखा जाए तो लोग बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे थे, बहुत ज़्यादा से कैपिटल कमा रहे थे, और अबू जी माशाल्लाह उनकी डिमांड थी। उस हवाले से देखा जाए तो जो कहा गया उन्होंने वो करना होता था। तो बात यह है कि ये आप जो बात करें कुछ हद तक ये सच भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडस्ट्री वॉज फ्लोरिशिंग, स्टिल इट वॉज मेकिंग मनी, पैसा वहाँ से आ रहा था और जनरेट हो रहा था, और लोगों ने आज जो बैठे हुए हैं जो कहते हैं जी वी आर बिग प्रोड्यूसर्स, वो उस दौर से ही बने हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि एक दौर होता है ना, हर फिल्म का एक जो स्टाइल होता है वो एक ख़ास दौर होता है, ख़ास पीरियड ऑफ टाइम होता है, ख़ास जो आपके होते हैं एक्टर्स, उनके एक अपना स्टाइल है, तो उससे वो फिर अरूज पे जा रहा होता है। आप समझते हैं कि आज जब दौर चेंज हो चुका है, आपको उर्दू फिल्में नज़र आ रही हैं जिसके अंदर टीवी के आर्टिस्ट हिट होते चले जा रहे हैं, उसमें पंजाबी फिल्म जो है वो स्टाइल जो कि मौला जट का स्टाइल है या गुज्जर का स्टाइल है, ये अभी उसमें स्पेस है, लोग देखना चाहते हैं। देयर इज अ सर्टेन क्राउड, मैं ये कहूँगा सब देखना चाहते हैं, लेकिन एक सर्टेन क्राउड है जो अभी भी ये फिल्में देखना पसंद करते हैं। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ये भी है कि हमारे कुछ सर्टेन डायरेक्टर्स हैं जो अभी भी उसी स्टाइल पे ही बनाना पसंद भी करते हैं। मेरा पर्सनली अगर आप ओपिनियन पूछें तो मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, और आजकल के दौर के मुताबिक एक्शन शुरू से है, अभी भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन से थोड़ी डिफरेंट हो जानी चाहिए, उसको लाने का तरीका क्या थोड़ा डिफरेंट हो जाना चाहिए। कुछ सॉफ्ट फिल्म्स भी होनी चाहिए। अब मैं जो फिल्में भी कर रहा हूँ उसमें मैंने जानबूझ के मैंने एक सॉफ्ट फिल्म की है, उसका नाम है मेरा दिल चन्ना, पंजाबी फिल्म है लेकिन कम्प्लीटली फैमिली रोमांटिक सॉफ्ट फिल्म है, ताकि लोगों में ये इमेज वो ना बन जाए कि जी ये भी राय साहब की तरह एक्शन 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 ही करी जा रहा है। लेकिन जो हमारे डायरेक्टर हजरात हैं, हमारी जो कुछ लोग हैं, उनको पब्लिक को ये बात बतानी पड़ेगी यार ये भी है, ये भी देखो आके। हमारे इस हमसाया मुल्क का जो पंजाब है वो फिल्म बना रहा है, हर तरह की कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं, कह रहा हूँ पैसा भी कमा रहे हैं, लाइट फिल्म बनाते हैं और अच्छा पैसा कमा लेते हैं उससे। तो ये देखकर भी अगर उसको ना समझें तो फिर इनकी भी मर्जी है। और बड़ी सिंपल मौजूआती फिल्म होती है, छोटे-छोटे मौजू होते हैं, फिल्म होती है, वो आप एंजॉय। अच्छा हैदर, पाकिस्तान की आबादी की अगर बात करो तो 51% कहा जाता है कि ख़वातीन है। एक दौर था सिनेमा गोयर्स के अंदर इनकी बहुत बड़ी रेशो थी, फैमिलीज आती थी। आज हम जब ये फिल्में देखते हैं, जैसे आपने बात की मौला जट की बात कर रहे हैं, उसमें ख़वातीन की रेशो जो है ना देखने वाली फिर पहले तो डिप्लीट होती चली गई, और फिर एक ऐसा वक्त आया कि ख़वातीन ने स्टूडियोज में आना ही छोड़ दिया या आके सिनेमा हॉलों में आना ही छोड़ दिया। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप इसी मौजू के ऊपर चलते हैं आगे की तरफ तो आपका, क्योंकि अगर ये ख़वातीन आ जाती हैं आपकी फिल्मों में, जैसे हम उर्दू फिल्म देख रहे हैं, उनका रिवाइवल में ख़वातीन का एक बहुत बड़ा रोल है, वो जा रही हैं, देख रही हैं, उनको कैसे लाया जा सकता वापस? आपने बड़ी अच्छी बात की। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक यंग सी बच्ची थी, वो थीसिस कर रही थी फिल्मों के ऊपर, तो उसके ऊपर आई मेरे पास, उसने बात की। उसने एक बात ऐसी की कि जो मुझे बड़ी पिंच की दिमाग में मेरे। उसने कहा कि मैंने आपकी फिल्में उठा के देखना शुरू की हैं, 70 से शुरू मैंने किया और अब मैं 90 तक पहुंच चुकी हूँ। तो मैंने उसमें ये देखा कि आप लोग पहले केटर करते थे मिडिल क्लास को, अब आप लोग केटर कर रहे हैं लोअर क्लास से भी नीचे कहीं पे। ठीक, तो ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू द मिडिल क्लास, तो फिर फैमिलीज में आना शुरू हो जाएंगी वापस। मुझे बात बड़ी पिंच की। मैंने फिर ये बात अपने जितने मेरे डायरेक्टर के साथ मैं काम करूँ, मैंने डिस्कस की। मैंने कहा यार अगर आप फिल्म का कंटेंट उस तरह से बनाते हैं जैसे अबू जी के दौर में था, फैमिलीज क्यों आती थी? क्योंकि उसमें गैरत की बात होती थी, उसमें कोई मैसेज था। बिला वजह बंदा लड़ी जा रहा है, बिला वजह फायरिंग करी जा रहा है, बिला वजह गाने आई जा रहे हैं, वो नहीं था। आज के दौर में फिल्म का जो ट्रेंड बन गया है उसमें थोड़ा सा ये आ गया है कि उसमें कुछ गाने भी इस तरह के शूट हो जाते हैं, कुछ चीज़ें भी इस तरह की आ जाती हैं, इनकी ज़रूरत नहीं होती मेरे हिसाब से, लेकिन एज बीइंग एन एक्टर में करना पड़ता है क्योंकि डायरेक्टर की डिमांड होती है। लेकिन मेरा पर्सनली हमेशा उसे ये रहता है कि यार थोड़ा सा इस फॉर्मेट को चेंज करके फैमिलीज को वापस लेकर आएँ, क्योंकि जिस फिल्म को फैमिलीज आके देखती हैं वो फिल्म आपकी कभी भी फ्लॉप नहीं होती, हमेशा हिट होती है। जो कराची की फिल्में इसको बन रही हैं या उसमें जो फिल्में आ रही हैं, जो उनकी चलने की वजह भी यही है कि वो एक सॉफ्ट कंटेंट देते हैं हमेशा से, उसके बीच में थोड़ा बहुत कॉमेडी भी होती है, हर चीज़ होती है, और वो फैमिलीज देखती हैं आके।
पंजाबी फिल्म दोबारा से लाने के लिए, वापस इसका रिवाइवल करने के लिए ज़रूरी है कि हम फैमिलीज़ को टच करें। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ड्राई रोने धोने फिल्म बना दें, उसमें 12 मसाले पूरे करें, लेकिन ये ध्यान में रखें कि फैमिली कर बैठ के देखें तो जब गाना है तो ये ना ऐसे ना करके बैठ जाए ये गाना क्या चल रहा है, वो इन्जॉय करें, देखें उसको। तो जैसे अबू जी के दौर में था वो, बाकी एक कॉमेडी जुमला बन गया था कि जी वो हीरोइन डांस करके पागल राय साहब उधर देखी जा रहे हैं, तो देखते नहीं है उसकी तरफ, क्योंकि पंजाब के बंदे का ये इमेज है कि वो एक गबरू जवान आदमी है और जो मर्जी औरत करती है उसे नहीं देखना उसकी तरफ, यार मेरा नहीं है, मैं अपने उसमें खड़ा हूँ, एक होता है ग्रेस होती है बंदे की। तो वो चीज़ थी, वो लोग पसंद करते थे कि नहीं यार। और तो अब जब ट्रेंड और टाइम चेंज हुआ, हमारे जो आगे कुछ और नए एक्टरों ने जब टेक ओवर करने की कोशिश की या जो उनको करवाया गया, तो गाने, पिक्चराइजेशन, कैरेक्टर्स उनके इस तरह से आना शुरू हो गए कि हीरोइन को मुड़ के देखना दूर की बात, वो हीरोइन में ही घुस गए जाके। तो लोगों ने कहा यार ये क्या शुरू हो गया। राय साहब के दौर में तो ये था कि गैरत की बात हो रही है, वो देख भी नहीं रहा, यहाँ पर ये हो रहा है कि बीच में घुस जाते हैं, ये क्या शुरू हो गया। तो करते करते वो अब क्या होता है कि फिल्म होती 4 दिन की, लड़के आते हैं बैचलर से, बाबा बड़के मारी, गाना चलाओ जी, फलां करो जी, वो फिल्म बैठ जाती है। ठीक हो गया। यही अगर आप थोड़ा सा ज़रा कंटेंट को थोड़ा बेहतर कर लेंगे, गाने थोड़ा साफ डाल लें, अच्छी स्टोरी लाइन बना लें, कॉमेडी डाल लें, एक्शन भी रखें, जगह पे लेकर आए उसको, लेकिन तरीके से, तो फिर क्या फैमिली दोबारा वापस आएंगी। नाज़रीन, एंकर आफ्ताब इकबाल ने अपने प्रोग्राम में अपने कहे हुए अल्फाज पर माफ़ी मांग ली है। उन्होंने माफ़ी में क्या कहा, पहले वो देख लेते हैं। मैं समझता हूं कि मैंने हमाकत की, कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। नंबर 1, सुल्तान राही एक बहुत शानदार शख्सियत का मालिक था, एक बड़ा उम्दा आदमी, हमारा एक ऐसा हीरो जो पंजाब के कल्चर को, फोक कल्चर को, सिनेमा को उसने बड़ी देर तक अपने पैरों पे खड़े रखा। एक लाजवाब आदमी, नेक आदमी, फिलैंथ्रोपिस्ट, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन यह कहना नामुनासिब था, उसके लिए मैं माजरत खा हूं, ना सिर्फ हैदर सुल्तान से बल्कि सुल्तान राही के तमाम चाहने वाले और फैंस होते हैं और बड़े बड़े फैंस हैं। लेकिन मैंने तो की हिमाकत, हैदर सुल्तान ने बाकायदा जहालत की। जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है ना उसका, ये देखें इफ्लाम, बेवकूफ आदमी, तुम खामखा जज्बात में आकर तुम यही कह देते ना कि मैं आफ्ताब साहब से एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो ये कहेंगे। हम सबको वो दर्स देते हैं तहजीब का और तमद्दन का, और क्या लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए, मेरे लिए ये ज्यादा शर्म का बायस होता। आपको क्या लगता है, आपने इसको रिस्पॉन्स क्यों किया? देखें, जब आप पब्लिक फिगर होते हैं ना तो हर बंदा कोई ना कोई अपने तरीके से बात कर देता है। ऐसा एक बहुत बड़ा नाम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है, फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे ये फील हुआ कि इस दफ़ा जिस तरीके से ये बात की गई और ये बात जिस तरह से आसानी प्रेजेंट की गई, ये बहुत ही गैर मुनासिब थी, बहुत ही बिलो द बेल्ट थी, और इसको अगर मैं अभी भी टेकअप नहीं करता तो फिर ये बात आगे भी किसी ने करनी थी। तो मुझे लगा कि मुझे एज बीइंग अ सन बहुत बुरा लगा, बहुत मुझे, और जितने उनके अबू जी के फैंस हैं उनको भी बहुत बुरा लगा। इसका बहुत सीवियर रिएक्शन आया, मुझे भी कॉल्स वगैरह बहुत सारी हैं कि जी आपने ये देखा है वीडियो, तो जब मुझे व्हाट्सएप पे आया तो मैं देखा तो वाकई मुझे भी बहुत, तो फिर मैंने कहा कि यार इसको इस मतलब नहीं छोड़ना, इस बात को मैंने पुट अप प्रॉपर्ली करना है। जब तक इस बात के ये जिस एंकर ने ये बात की है वो आकर पब्लिकली इसको अपोलोजाइज नहीं करता हमसे और अबू जी के जो फैंस हैं उनसे, तब तक इस बात को आपके ख्याल में राही साहब और शान का कोई कंपैरिजन बनता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? सुल्तान राही साहब फॉर द लास्ट 40 ईयर्स इंडस्ट्री के ऊपर रूल करते रहे, जब तक इंडस्ट्री में रहे, अरूज में रहे, और अरूज में ही चले गए, और जो एक सुपरस्टार स्टारडम की बेल्ट थी वो साथ ले गए अपने, उसके बाद किसी को भी नसीब नहीं। शान जिनसे हैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने अंदाज में करते हैं जो उन्होंने पहले भी कभी किया तो लेकिन जब उन्होंने अबू जी का लिबास बना के कोशिश की गई कि ये इनसे वो काम लिया जाए और किया जाए, तो वो बहुत आसान नहीं चल सका और वो चीज़ ख़त्म हो गई। बात ये है कि यानी उन्होंने उस दौर में जो हिट फिल्में थी वो इसलिए थी कि राही साहब की वो कॉपी करके उन्होंने किया और डायरेक्टर ने उनसे करवाया जो भी था। लेकिन बात ये है कि आप मैं अक्सर बता देता हूँ कि शान को देखा जाए तो वो अबू जी के सामने भी कल का बच्चा एक तरह का देखा जाए, नो डाउट अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन अगर आप कंपेयर ये करके कहें जी राही साहब के बराबर का वो आर्टिस्ट है, ये राही साहब से बेहतर है, नहीं, ये बात गलत है। और ये बात खाली मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कह रही है। और बात यही आती है कि आपने एक एक्टर को या एक पर्सन की खुशामद करने के लिए आफ्ताब इकबाल साहब आपने ये बात कह दी लोगों के सामने आके, और ये बात आपने इस तरीके से कही कि लोगों की आपने मतलब है कि बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स को आपने हर्ट किया, और अपने फैमिली की हमारे मतलब है कि इस बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें एंग्री हैं इस बात को लेके कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि मेरे नज़दीक
वो एक पढ़ा लिखा और एक सुलझा हुआ आदमी था, लेकिन जब ये बात उन्होंने की तो वो टोटली इमेज वॉश हो गया मेरे माइंड से कि ये बात भी कोई कर सकता है, वो भी सुल्तान राही साहब के बारे में, जिनका गिनीज बुक पे नाम है माशाल्लाह। मोर देन 1000 फिल्म्स हैं उनकी बेल्ट के नीचे। और सबसे बड़ी बात कि अलहाज सुल्तान राही साहब एक्टर से बड़े इंसान थे माशाल्लाह। वो दुनिया में जहाँ जहाँ उन्होंने लोगों के लिए किया, बेशुमार खर्चे लोगों के बांधे हुए थे, बेशुमार लोगों से उनका प्यार चल रहा था। हमें भी नहीं मालूम था कि क्या क्या कुछ बार उन्होंने किया हुआ है। और जब ये हादसा हुआ है तो लोग सैलाब की तरह आए हैं, लाखों लोग यहाँ बाहर खड़े हुए थे। और उन्होंने जब मुझसे मिले हैं तो ऐसे कह रहे थे कि जी आपके वाले नहीं कि हमारे वाले चले गए आज। और क्या था, लोगों का प्यार था उनके लिए, उनका जज्बा था। उन्होंने एक नेटवर्क बनाया हुआ था लोगों के लिए, खिदमत करने के लिए। अच्छा, शान खामोश है इसके ऊपर। आपकी फैमिली को भी है, जैसे आपने कहा बड़ा दुख हुआ, आप एंग्री हैं, और जी। आपके जो आपके चाहने वाले भी और आपके फादर के चाहने वालों को बड़ा दुख हुआ इस सारे मैसेज से। शान को भी तो सामने आके कोई जवाब देना चाहिए था। बात यह है कि उसने ये बात की है शान के बारे में, कंपैरिजन करने के बारे में, और जो भी उसने गलत लफ्ज़ अबूजी के बारे में इस्तेमाल उसके बात किए। तो शान को ये चाहिए था कि क्योंकि एज बीइंग एन आर्टिस्ट, एज बीइंग अ जूनियर आर्टिस्ट, उसको अबूजी के सामने उसको आके ये बात बोलनी चाहिए थी कि भाई आपने बात की है तो किस तरह से कर दी उनके बारे में, नहीं करनी बनती थी आपकी। और ख़ास तौर पे उस पर जैसे इम्फोसाइज किया गया है कि जानबूझ के उसको डिग्रेड करने के बात को बताने के सेंस में किया गया, तो वो नहीं बनता नहीं था। तो शान को आके ये बात कम से कम ट्वीट करनी चाहिए थी, लेकिन वो खामोश है इस बारे में। आपके आइंदा के लिए, शान के लिए सेंटिमेंट्स क्या होंगे? देखें, बात यह है कि पंजाबी दी मसाले जी ना जी होता है। अगर उनके वालिद साहब के बारे में, रियाज शाह साहब के बारे में कोई ऐसी उठ के बात करे तो हम एज बीइंग, ये फिल्म इंडस्ट्री फैमिली की तरह है, सबका साथ खड़े होकर बात करना बनता है। अगर वो नहीं करते तो फिर जी ना जुए ना। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली बात है कल को हम भी प्ले नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। उसका फिर ये रिएक्शन बनता है। फादर का मर्डर, क्या एज थी आपकी उस वक्त? जी, आई वाज 18, अराउंड 18 एट दैट टाइम, 18 साल का था मैं। तो आपको क्या पता चला उनके मर्डर के हवाले से? कहा तो ये जाता है जी डकैती के दौरान कोई रेजिस्टेंस हुई थी तो शायद उस वजह से मर्डर हो गया, लेकिन आपकी फैमिली क्या समझती थी, क्या इसके बारे में कहती है, वो शायद सामने नहीं लोगों के आ सका। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखें, ये एक ऐसा एक कांटा हम सबके दिमाग में चुभा हुआ है, हमारे भी और उनके फैंस के भी, कि इसका हल अभी तक कोई आंसर प्रॉपर सामने नहीं आ सका अनफॉर्चुनेटली। हम लोगों ने जितना पॉसिबल था, जब ये हादसा उस टाइम में हुआ था, मैंने बहुत परसू किया इस केस को जितना पॉसिबल था, लेकिन इसको कवर अप किस तरीके से कर दिया गया। मैं ये बात पब्लिकली भी कहने के लिए तैयार हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि ये एक हादसा नहीं था, इट वॉज अ प्री प्लान मर्डर। लेकिन क्यों कराया गया ये वजह हमारी आज तक समझ में नहीं आई कि वजह क्या थी उसके पीछे। आपको कैसे लगता है, किस वजह से आपको लगता है कि ये मर्डर है? क्योंकि वो जो बंदा उसका उनके साथ था, एहसन नाम है उसका, वो जब उनके साथ था, उनका जो ड्राइवर था, उसने जो बयान दिया उसके मुताबिक हर चीज़ बड़ी कच्ची सी लगती है कि जी उस वक्त जो मसला हुआ, जब गाड़ी पंचर हुई, हम लोग वहाँ पे नीचे उतरे, मैं जैक लगाने के लिए गया, राय साहब मेरे पास खड़े हुए थे और अचानक मुझे बस एक फायर की आवाज़ आई और राय साहब गिर गए। उसके बाद मुझे उन्होंने गाड़ी में बंद कर दिया और उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग गए। बात यह है कि बंदा जो भी कोई डकैती करने के लिए आता है वो आपको लूटता है, आपको जान से नहीं मारता। उसका मोटिव तो पैसा है। ना उनके पैसे लेकर गए, ना उनके पास से कोई चीज़, उनकी घड़ी कोई चीज़ कुछ भी लेकर नहीं गए। और जो उसने बयानात दिए वो बहुत कच्चे बयान हैं। इट शोज, इट पॉइंट्स कि ये चीज़ कुछ प्लान के तहत की गई। यही बात हम अब आज तक 26 साल हो गए हैं इस बात को, हम लोग अभी तक इसके बारे में, और बहुत सी पब्लिक भी जो कि फैन जानना चाहते हैं कि वजह क्या बनी, वाई वॉज इट डन, क्योंकि उसको कवर अप कर दिया गया। अच्छा, वो आ रहे थे इस्लामाबाद से, तो वो उस स्पॉट पे कैसे चले गए? देखें, अबूजी को जब भी कभी ट्रैवल करते थे तो वो हमेशा गुजरांवाला में से गुजरते थे, कभी बाईपास से कभी भी नहीं गए, क्योंकि हमेशा अंदर से वहाँ से कुछ लेने के लिए, खाने के लिए वो रुकते थे वहाँ पे। तो इस दफ़ा बाईपास से क्यों गए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनका टायर जो उनसा है, जो पुलिस ने लाके बाद में हमें जो चीज़ें की हमारे हवाले की, जैसे स्लैश हुआ था, इट शोज़ कि वो स्लैश्ड आउट, पंचर नहीं हुआ था। और तीसरी बात यह है कि चश्मदीद गवाह को जिंदा कौन छोड़ता है, मुझे आप बता दें। जब ऐसा कोई मर्डर हो जाए तो उसको भी गोली मार देंगे, वो तो ही स्टिल अलाइव, जिंदा बंदा वो। तो बात ये बहुत सारी चीज़ें जो उनसे पॉइंट करती हैं इस चीज़ की तरफ कि ये प्लान करके किया गया। कौन हो सकता है इसके पीछे आपके ख्याल में? ये काश आप यकीन करें, बाय गॉड, काश हमें इतना सा भी कुछ सिरा मिल जाए ना इस चीज़ का, तो फिर पूरी दुनिया देखेगी उस बंदे के साथ क्या हुआ है। बस बात ये है कि हमें अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में हर तरह का चीज़ करने के बावजूद भी इस बंदे, क्योंकि मेन चश्मदीद गवाही है, इसी ने बताना था, तो हम लोगों ने इसके ऊपर जितना पॉसिबल था हम लोगों ने करके देखा, लेकिन इसने अपना मुंह नहीं खोला। तो आज क्या नाम?
एहसन नाम है उसका। वो उनके साथ कैसे अटैच हुआ? बेसिकली ये उस टाइम में जैसे अबू जी के साथ लोग सर्कल में घूमते थे, ये उस टाइम का एक फाइटर था और ये बस करते करते ऐसे अपना रास्ता बीच में बनाते बनाते प्यार करते ये वो, तो ये फैमिली मेंबर की तरह बन गया हमारे। 1970 के साथ दौर में ये अटैच हुआ था अबू के साथ और तब से फिर ये अब तक साथ ही था। CIA के पास भी आई इसकी इन्वेस्टिगेशन, वो क्या थी और क्या बना उसके अंदर? जी, CIA के पास जब फाइल आई है तो मुझे उसका SP चदर साहब थे, उनकी मुझे कॉल आई थी। उन्होंने मुझे कहा बेटा कि मेरे पास फाइल कम्प्लीटली एम्प्टी आई है, इसके बीच में कोई फिंगरप्रिंट्स के अंदर, कोई ब्लड सैंपल्स के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, तो इस पर मैं क्या परसू करूँ। तो हम लोगों ने फिर यही सोचा कि इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम स्टेप क्या लेना चाहिए। तो हमने गुजरात पुलिस से रब्ता किया, इस बारे में बात की। तो उन्होंने भी फिर एक पॉइंट पे क्या किया कि एक कोई साजूकाना नाम का बंदा था, डकैत था वहाँ पे। उन्होंने कहा जी कि उसने कन्फेस किया जी कि मुझसे हुआ। तो हमने कहा उससे हमें दिखाए, मिलवाए उससे, पूछे उसने क्यों किया। उन्होंने कहा जी कि उसको इनकाउंटर में मार दिया गया और फाइल क्लोज कर दी। अब बात फिर वही आती है कि जो भी इसके पीछे हाथ थे उन्होंने चाहा कि इस चीज़ को बिल्कुल बंद ही कर दिया जाए ताकि सामने ना आए। हाजी एहसन जो बंदा उनके अबू जी के साथ है वो अभी भी जिंदा है, मौजूद है और वो जानता है। मेरा ये मानना है कि वो जानता है। जाती दफ़ा आखिरी जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने आपसे क्या कहा? यहाँ से गाड़ी को जब बैक कर रहे थे तो मैंने, अच्छा मज़े की बात ये देखें कि मैं उनके साथ हमेशा ट्रैवल करता था। उस दिन मैंने कहा उनको, जब गाड़ी में बैठने लगे तो मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, इकट्ठे होकर वापस आ जाएंगे, हमारा घर तो इस्लामाबाद में, वहाँ से होकर वापस आ जाएंगे हम लोग। तो 2 मिनट की सोचा, कहते हैं अच्छा साथ चलना है आपने? मैंने कहा हाँ जी, जब मैं साथ चलता हूँ आपके। तो फिर कहते हैं यार ऐसे करो कि एक दिन की तो सारी बात है, आना जाना करना है, तो आप घर पे रहो। तो मैंने थोड़ा सा जोर दिया, मैं कहा मैं चलता हूँ साथ। तो उन्होंने कहा नहीं आप घर पे रहो, मैं इंशाल्लाह एक दिन में वापस 2 दिन में वापस आ जाना, एवं ट्रैवल पड़ेगा आपको। तो बस मैं गले मिला हूँ कि मैंने ऐसे यहाँ पे हल्का सा चीख पे उनको मैंने प्यार किया। फिर उन्होंने बस वो लास्ट जो को मैं देखा, मैंने बस उन्होंने सी ऑफ किया, वो चले गए। आपको लगता है कि आखिरी टाइम उन्होंने कोई ऐसे जेस्चर दिए हो जिससे उनको फीलिंग हो कि मेरे साथ ये नहीं होने जा रहा है? उनको नहीं पता था बिल्कुल भी। उनको अगर ज़रा सा भी होता तो डेफिनेटली, अब्बू जी जब भी कभी ट्रैवल करते थे उनके साथ हमेशा 2-4 लोग होते थे। और हमने जब भी कभी फैमिली से ट्रैवल किया, जब भी कभी हम इस्लामाबाद जाते थे अपने घर पे, तो हमारे आगे पीछे 2 गाड़ियाँ हमेशा हम लोग ऐसे ट्रैवल करते थे। कभी उन्हें अकेले कभी ट्रैवल नहीं किया। इस दफ़ा इत्तेफाक ही हुआ कि मैं साथ नहीं किया उनके, काश चला जाता। ये साथ था, ये गाड़ी ड्राइव ज़्यादा ही करता था अब्बू जी के साथ, एहसन जो है, और साथ हमारा कुक था, वो साथ गए हुए थे। वो वहाँ पे ड्रॉप हो गया इस्लामाबाद। ये यहाँ से दोनों इकट्ठे वापस लाहौर आ रहे थे उस वक्त जब ये हादसा बीच में हुआ है। अच्छा हैदर, आप चाहते हैं कि आपके फादर का जो मर्डर केस है इसकी तफ्तीश दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन? जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ये की जाए और प्रॉपर तरीके से इसको पुटअप किया जाए। देखें ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा केस अगर ये सॉल्व हो जाता है तो ये समझें कि जो भी इसको सॉल्व करेगा कि एक बहुत बड़ी बात होगी। आज के इस दौर के मुताबिक एक बहुत बड़ा केस सॉल्व होगा। आप इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर कोई होता है ना दरख्वास्त वगैरह एप्लीकेशन देते हैं, IG को देते हैं या किसी को देते हैं कि जनाब की री इन्वेस्टिगेशन की जाए इस केस की, ऐसा कोई आपने किया या करना चाहते हैं? करने के लिए हाँ जी बिल्कुल, आई एम रेडी फॉर इट। और मैं चाहता हूँ कि अगर इस पे अगर क्योंकि अभी वो बंदा मौजूद है, एहसन जो सा मौजूद है वो, लेकिन अपने उम्र के उस हिस्से में पहुँच गया हुआ है कि शायद किसी और इसकी आवाज़ आ जाए कि इज़ नो मोर। तो अगर इस टाइम इस चीज़ को पुटअप किया जाए और वो बंदा बता देता है तो ये केस सॉल्व हो गया ना। ठीक हो गया। अच्छा कितने बहन भाई आप? हम लोग ऑलटुगेदर 5, 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं हम लोग, और सब बाहर अमेरिका में होते हैं। मैं खुद भी बाहर था। तो बाकी इंडस्ट्री में नहीं आए? हाँ जी, इन्हीं का कभी माइंड नहीं से बना, क्योंकि मुझे बचपन से शौक था। और मैं जब अमेरिका में था तो वहाँ पे मैंने अपना एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया हुआ था। तो मैंने अबू से मैंने अपना इजहार किया था कि 92 की बात है ये, कि मैंने पाकिस्तान आके आपके साथ एक फिल्म करनी है, फिर मैंने वापस हॉलीवुड आ जाना है और मैंने हॉलीवुड में ट्राई करना है। तो पहले थोड़ा मुस्कुराए इस बात पे कि अच्छा करनी है आपने, मेरे साथ करनी मूवी? मैंने कहा जी। कहते ठीक है करा देते हैं, आप आ जाओ। तो फिर मैं आया पाकिस्तान, फिर वो फिल्म सारी हमारी साइन अप हुई। लेकिन उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मुझे इतनी फिल्में मिलना शुरू हो गई कि मेरा फिर ज़हन ही बंदा चला गया कि मैं इधर ही करता रहता हूँ। फिर मैं वापस उस तरह से नहीं गया, हॉलीवुड की तरफ मेरा ज़हन नहीं गया, मैं यहीं पे करते हैं। जब फादर साहब के साथ आप पहली फिल्म कर रहे थे तो जहन में क्या था? बहुत डर था बहुत नर्वसपन था। इसलिए नहीं कि वो सुल्तान राही साहब हैं, क्योंकि वो एक फादर फिगर ज़्यादा हमारे लिए था, और बस वो एक एहतराम से कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा एहतराम था वालिद साहब का। तो और मेरा अनफॉर्चुनेटली उनका जो पहला सीन था इकट्ठे आपस में, वो भी थोड़ा था भी इस तरीके का, उनको गन पॉइंट में मैंने लेके जाना होता है। अच्छा। तो वो मुझसे हो नहीं रहा था।
तो बाबा रिटेक तो मुझे वो फिर अब्बू जी ने पूछा बेटा क्या बात है क्यों, मैं कहा वो मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे आपसे बदतमीजी से आपसे बात नहीं हो रही है, मैं कैसे बोलूँ। तो उन्होंने कहा बेटा आप एक कैरेक्टर को कह रहे हो, मुझे नहीं कह रहे हो, आप बोलो, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ ना, आप बोलो, करो इसको ओके करो। आप एक बबरा नाम था उसमें, कहते बबरे से तुम बात कर रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक हो गया। मैं कहा जी ठीक है। फिर मैंने शॉर्ट ओके हो गया। अच्छा, फिल्में आपने कितनी की? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरे तकरीबन 60 के लगभग हो गई हैं। 60 के लगभग हो गई। इसमें पंजाबी कितनी है और उर्दू कितनी है? उर्दू इसमें मेरे हिसाब से 4 की 5 होंगी मेरे हिसाब से, बाकी सारी पंजाबी, क्योंकि ज़्यादा आपको तो पंजाबी ज़्यादा बनती हैं। आपको ज़्यादा कौन सी ऐसी फिल्म है जो आपको इंस्पायर करती है कि ये मेरी फिल्म सबसे अच्छी है, यहाँ मैंने एक्ट सबसे अच्छा किया? जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी एक फिल्म आई थी सौदागर, उसमें मैंने एक मुजाहिद का रोल प्ले किया था, तो वो काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था। और मेरी पहली फिल्म जो थी बबरा, वो माशाल्लाह 92 में बहुत अच्छी सुपर हिट की थी मूवी। तो उसमें काम की वजह से मैं अगर देखूँ तो फिर, लेकिन फिर मुझे बीच में थोड़ा सा कहते हैं ना वो खलंडरापन से, अब एज ऐसी होती है, आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। लेकिन अब आके जब दोबारा से जब मैंने स्टार्ट किया है तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करने का भी मज़ा आ रहा है और मैं काम स्क्रीन में देखने का भी मज़ा आ रहा है। दादी जी, हम ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो हमारी हैदर साहब से जो बातों का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और हमारी हैदर राही साहब के साथ बातें चल रही थी सुल्तान राही साहब के हवाले से भी, उनके हवाले से भी। अच्छा, राही साहब जो थे घर में कैसे थे? डांटते थे बच्चों को? एक होता ना रोब दबदबा जिस दौर के वालिदैन का था, या कुछ और तरह था? नहीं, वो जी तो बहुत ज़्यादा कह लें कि पीसफुल और काम डाउन किस्म की तबीयत उनकी थी और हंसी मजाक करना को बहुत शौक था। और ऑब्वियसली लेकिन फिल्मों में तो उनका जो करैक्टर था वो तो बड़ा तो बहुत ज़्यादा एक्शन टाइप का था, लेकिन ये कि घर में उसके बरक्स है, टोटली कम्प्लीटली डिफरेंट थे। और जब भी कभी को टाइम मिलता था, पहली बात उनके पास टाइम होता ही नहीं था। आप यकीन करें, मैंने बहुत दफ़ा ऐसे देखा है कि रात को 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे वो आए हैं, आके उन्होंने अंदर जाके शावर लेने के बाद उन्होंने तहज्जुद पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, फजर की नमाज़ पढ़ के उन्होंने लेटना है। उससे पहले लेटना नहीं उन्होंने, जो भी थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना है। उसके बाद जैसे ही लेटे हैं, क्योंकि उन्होंने एक टेडी शिफ्ट याद की हुई थी, टेडी शिफ्ट यानी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप कर लो, फिर 10 बजे से ऑनवर्ड्स आगे बाकी सबकी 2-2 घंटे सबको देते थे वो। तो उसकी वजह से ये था कि अर्ली मॉर्निंग उनको निकलना पड़ता था, तो भी बस 2 घंटे सोना और फिर उठ के काम पे चले गए। अच्छा, वो इतना अगर टाइम की पाबंदी करते थे तो होता तो ये था कि उस दौर के अंदर भी मुझे पता है कि बहुत सारे और जिनके साथी एक्टर एक्ट्रेसेस टाइम पे नहीं आते थे, तो फिर वो किस तरह मैनेज करते थे चीज़ों को? वो ये था कि जब उनको पता था ना कि अगर टेडी शिफ्ट पे काम है, तो उनको पता था कि ये राय साहब ने पहुंच जाना है, तो उसके मुताबिक फिर डायरेक्टर भी उनको कहते थे कि भाई आपने टाइम से आया, काम सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये अबू जी की वजह से उनको पंचुअलिटी करनी पड़ती थी। बहुत दफ़ा ये भारती ने भी एक दफ़ा बात मजाक में की थी, कहती है कि मैं एक दफ़ा मैंने कहा कि मैंने राय को मैंने इस दफ़ा हरा देना है, मैं पहुंचूंगी सेट पे। तो सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी, तो वो 6:30 बजे पहुंची वहाँ पर। तो जैसे ही बारिश शबाब स्टूडियो में उनकी गाड़ी घुस रही थी, तो आगे बुझी ऑलरेडी पहले ना अपनी गाड़ी में लेटे हुए थे, तो शीशा लगे कहते हैं आ गई है माँ। कहती है तेरे को कोई जीत सकता है। अच्छा हैदर, आपकी हम असर जो भी हीरोइंस हैं, आपको के ख्याल में कौन सी बेस्ट हीरोइन है आजकल के दौर में? हाँ, आपकी हम असर जितनी भी हीरोइन है। मैंने जिनके साथ काम किया है, मैं तकरीबन सबके साथ मैंने काम किया है। मेरे हिसाब से रीमा वाज गुड अपने टाइम में, रीमा वाज गुड, साइमा वाज गुड, और साहिबा के साथ मेरी पहली फिल्म थी, तो मेरे हिसाब से शी इज़ ऑल्सो नाइस। नरगिस के साथ मैंने काम किया है। बाकी सबके साथ मेरा रहा, कभी किसी का कभी बुरा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं हुआ। सबसे इनमें से बेहतर आपको कौन सी लगती है, जो एक्टिंग के हवाले से बेहतर? आई थिंक मदिया शाह इज रियली गुड। मदिया शाह एज एन एक्ट्रेस अगर मैं बात करूँ, आप उन्हें रैंक करेंगे सबसे ऊपर? हाँ, इनसे मैं कहूँगा कि मतलब है कि सबने अच्छा काम किया, लेकिन अगर मैं एज एन एक्ट्रेस बात करूँ तो थिंक मदिया शाह इज रियली गुड। उनकी एक्टिंग आपको जी बहुत अच्छी। और अगर मैं बात करूँ हम असर आपके जो और साथी जो हीरोज़ हैं, उसके अंदर किसका काम आपको बेस्ट लगा? शान उससे सीनियर है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं है, तो आई वुड से कि शान डेफिनेटली आई लाइक हिज एक्टिंग। उसके अलावा बाबर अली इज रियली गुड। बाबर अली बहुत अच्छा उसने अच्छा हैदर, एक दौर था, हर दौर के अंदर नई डिस्कवरीज होती हैं,
लोग नए नए आपको एक्टर एक्ट्रेसेस मिलते हैं, हर दौर में आते हैं और फिर वो छा जाते हैं। आपके दौर के अंदर मुझे लगता है वो लास्ट दौर था जिसके अंदर रैम्बो की बात अगर मैं बात करूं, और बहुत सारे लोग आप हैं, जैसे आपने बाकियों के नाम लिए, हीरोइन भी कुछ आई, उसमें से कुछ हीरोज भी आए। उसके बाद ऐसे लगा कि जैसे ब्लॉक हो गया, नया टैलेंट फिर आना बंद हो गया, यानी लास्ट ये फेज था जी। इसकी जिम्मेदारी आप किस पे देती हैं? क्या टैलेंट खत्म हो गया? ये क्या वजह है? टैलेंट खत्म नहीं हुआ, बेसिकली काम ही खत्म हो गया ना। हुआ ये कि मेरे हिसाब से जब अबू जी के बाद एकदम से जब वो खला आया तो समझ भी नहीं आता कि किसको पकड़ा जाए, दबड़ बढ़ गई, किसको पकड़ लो, उसको कर लो, इसको। फिर उसमें क्या हुआ कि बीच में शान को लाके करवाया गया, जो भी था, साउथ को इंट्रोड्यूस करा दिया गया उस टाइम में, उस कपड़ों में लाके किया गया। लेकिन हुआ क्या कि एक ऐसी बिल्डिंग नहीं गिरना शुरू होती है, ऐसा ऐसा गिरती चली जाती है, वो संभाल ही नहीं गई किसी से, क्रम्बल कर गया सब कुछ। तो उसके नीचे सब दब गए, खत्म हो गया, बिल्कुल बॉटम हिट कर गया और फिनिश। मेरा पर्सनली मानना ये है कि इसके अंदर हमारे जो उस दौर के, क्योंकि आई वॉज नॉट इन पाकिस्तान एट दैट टाइम, ये लोगों को मुझसे बहुत सख्त गिला भी इस बात का है और मैं मानता, मेरी गलती भी है। उस दौर में कब आप बाहर चले गए? मैं 98 में चला गया था, फिर वापस आया हूँ, फिर मैंने लास्ट मूवी अपनी की थी 2007 में, फिर मैं चला गया था बाहर, फिर उसके बाद मैं वापस पाकिस्तान ही आया। तो मुझे जो टेनोर गुजरा उसमें इंडस्ट्री के अंदर गानों की आप बात कर लें, डायरेक्शन की बात कर लें, एक्टर्स की बात कर लें, बड़ा एक अजीब सा दौर चला। मैंने तो वो उसमें ये हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर आने की बजाय मजीद नीचे जाती चली गई। अब ये हो रहा है कि कंप्लीटली काम जब आप रॉक बॉटम हिट कर देते हैं तो फिर वापसी पे ऊपर ही आना होता है उसके बाद आप। अब इंडस्ट्री वापस ऊपर की तरफ को उठना पे से शुरू हुई है ऐसा। लेकिन वो कहते हैं इंडस्ट्री जी कराची से उठ रही है, लाहौर के जो स्टूडियोज हैं, निगार खाने जो हैं, वो नहीं उठ पा रहे। माजरत के साथ कराची में नो डाउट काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये बात वो भी मानते हैं कि वो लोग, उन लोगों से फिल्म नहीं बनाई जा रही, वो बड़े पर्दे पे टीवी को ही पोर्ट्रे करी जा रहे हैं, टीवी ही छापी जा रहे हैं। उनकी फिल्म्स उनसी हैं, अगर आप देखें जो हिट हुई हैं, वो इसलिए क्योंकि उस दौर में ये एक नया ट्रेंड बना था एकदम से। उसके बाद से जितनी फिल्म्स अब तक आ रही कराची से, दे आर नॉट रियली मेकिंग दैट मार्क। रीजन बीइंग राइटर इज फ्रॉम टीवी, डायरेक्टर भी, एक्टर्स भी, हर चीज। तो वो लगता है कि जो छोटे पर्दे पे आप देख रहे थे उसको बस आपने बड़ा कर दिया बड़े पर्दे के ऊपर। नो डाउट द बजट्स दे हैव, अगर वो यहाँ पंजाब में अगर हो हमारे पास तो एक और तरह से काम हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो चीज़ तरह से नहीं है। और सबसे बड़ा अलमिया हमारे साथ शुरू से ये रहा है कि इंडस्ट्री ने हमेशा अपने आप पे सर्वाइव किया है। गवर्नमेंट की कभी सपोर्ट नहीं रही, बैंक की कभी सपोर्ट नहीं। अगर आप कभी हॉलीवुड फिल्म में देखें, इतने ज़्यादा उनके साथ स्पॉन्सर्स होते हैं, बॉलीवुड फिल्म अगर आप देखें तो उतने ज़्यादा थैंक्स लिखा होता है और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स उनके लोगों के नाम दिए हुए होते हैं। बिकॉज प्रोड्यूसर का अगर 100 करोड़ का बजट है तो उसने शायद 5 से 20 करोड़ भी लगाया होगा, बाकी सारा फाइनेंस हो जाता है। अच्छा, ये मुझे बताएं, बहुत सारे सिनेमा हॉल्स से जो कि अब मार्केट्स में तब्दील हो गए हैं, प्लाजाज में तब्दील हो गए, आप समझते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल किया जा सकता है? देखें, बात फिर वही आती है कि इसमें सबको अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा। सिनेमा ओनर्स को तो कंटेंट चाहिए चलाने के लिए, अगर आप देंगे नहीं तो लोगों को मजबूरन बंद ही करने हैं। अब हमारे अगर आप लक्ष्मी चौक की बात करते हैं, उसमें पहले कम से कम 10-15 सिनेमास थे, अब सिर्फ शायद 4-5 रह गए हैं पीछे। अब हमारे पास पंजाब में भी सर्किट हमारा है, ये नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। हमारे पास लाहौर है, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान। अगर आप चीज़ बना के वो दें, सिनेमा ओनर्स भी थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे उस तरह से। अब ये जो बड़ी गुजरी है, इस पर एक भी नई फिल्म नहीं लगी। अगर ये थोड़ा कोऑपरेट करें हमारे साथ तो ये फिल्म्स, मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त मैं 8 फिल्में कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाबी फिल्में कर रहा हूँ और मेन लीड पे कर रहा हूँ और अच्छी फिल्म्स कर रहा हूँ, और भी लोग काम कर रहे हैं मेरे अलावा। तो कम से कम 25-30 फिल्म बन रही है इसको पंजाब में। एक अच्छी फिल्म कितनी कॉस्ट करती है? अगर आप अपने बजट में रह के बनाने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ के अंदर आप उसको बना सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इतने इतने बड़े नाम हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री से बहुत पैसा कमाया है, जी बिल्कुल, वो आके री इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? यही दुख है मुझे। ये जो आपने बात की, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की है। एक्टर्स और स्पेशली प्रोड्यूसर्स जिन्होंने कमाया यहाँ से, घर अपने हर चीज़ उनका। ये टाइम मैंने इनको सजेशन, छोटी सी सजेशन मैंने दी थी, मैंने कहा कि अगर आप लोग 1-1 करोड़ भी लेकर आ जाते हैं, 5 लोग आ जाते हैं, 5 में शुरू हो गई आपकी। एक फिल्म में हैदर सुल्तान कर रहा है, एक फिल्म में मोमराना कर रहा है, एक फिल्म में अरबाज खान कर रहा है, एक फिल्म आपके 4-5 हीरोज भी दोबारा से काम में शुरू हो गए, आपकी फिल्म का कंटेंट भी बनना शुरू हो गया। दे शुड चिप इन नाउ, ये वक्त है। मैं जहां तक पॉसिबल है, मैंने कहा ना, मैं एक अकेला बंदा तो नहीं पूरी इंडस्ट्री को लेकर चल सकता ना, जब तक मेरे साथ और लोग अटैच नहीं होंगे। जहां तक मुझसे पॉसिबल है मैं कर रहा हूँ, पेमेंट्स के हिसाब से कह लें, डेट्स के हिसाब से कह लें, जो भी है मैं उनके साथ चल रहा हूँ।
ताकि काम करें। अच्छा हैदर, अगर मैं बात करूं स्टूडियोज की वीरानी की, तो एक कॉन्सेप्ट भी है और मेरा ख्याल है इसमें किसी हद तक जो है वजन भी है कि जैसे ही गुज्जर और पता नहीं इस तरह के लोग जब घुसे तो वो जो टेक्नीशियन थे, वो जो सोचने वाले लोग थे, अच्छे प्रोड्यूसर थे, अच्छी कहानी नहीं, वो सब भाग गए। और वो जो गुज्जर अंदर आया ना, मैं उस इनकी जात पे नहीं बात कर रहा, लेकिन मैं उस करेक्टर की बात कर रहा हूँ। वो आया, उसने पहले हीरो भी, पहले तो उसने पैसे वहाँ पे लगाए और फिर उसने डरा धमका के सबको निकाला, फिर वो प्रोड्यूसर भी खुद बन गया, फिर एक वक्त आया हीरो भी बन गया, फिर कहानी भी खुद लिखना शुरू हो गया। आपको नहीं लगता कि ये कल्चर बड़ा नुकसानदेह था एक तो इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि काम वाले लोग वहाँ से चले गए? अब क्या सूरत हाल है? ये इन लोगों की पेनिट्रेशन अभी भी वहाँ वैसे ही है? देखिए, बात यह है कि प्रोड्यूसर जब फिल्म को लेकर आता है, चाहे वो किसी भी बरादरी से बिलोंग करता हो या जहाँ भी इसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, बात यह है कि डायरेक्टर पे आगे बात खत्म होती है कि उसने उसको कंटेंट देना क्या है कि जी हम इस पे बनाते हैं। और हमारे पास माशाल्लाह बड़े बड़े नाम अभी भी इंडस्ट्री में पड़े हुए हैं जो इस पे अगर काम करना चाहेंगे स्टैंड ले लेते हैं कि नहीं जी हमने ये नहीं बनानी, ये बनाए। आपको पैसा कमाने से मकसद है ना एज ए प्रोड्यूसर, ठीक है ये बनाए। वो जब नहीं करते तो फिर क्या होता है कि जो आप बात करें फिर वो होता है। ठीक हो गया ना। इसलिए ज़रूरी ये है कि इस वक्त थोड़ा सा स्टैंड लेके बोला जाए कि जी हमें। और सबसे बड़ी बात मेरा ये, मैं सजाद साहब से भी बात करने की कोशिश कर रहा था और थोड़ा सा मैंने हल्का सा मैंने एक अपना ज़हन दिया भी। इस वक्त स्टूडियो में काम ख़त्म क्यों हो गया हुआ है कि सब लोग स्टूडियो से बाहर शिफ्ट हो गए काम करने के लिए। खाली दफ्तर है स्टूडियो में एंड दैट्स इट। फ्लोर सारे खाली पड़े हुए हैं, वीराने भरे। वजह यह है कि दे हैव इंक्रीज देयर रेट्स। इस वक्त इंडस्ट्री को वापस लाने के लिए इनको चाहिए कि रेट्स नीचे लाते हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी की भी बात की जा रही है। मुझे याद है मैं एक दफ़ा सैयद नूर साहब की एक थी फिल्म घूंघट शायद उस दौर में, तो मैं जब वहाँ पे गया ना तो वो आपकी वो शायद वो क्या होता है जो रिकॉर्डिंग के दौरान कैमरा लगा के आप वो उसे क्या कहते हैं आप जो जिब, हाँ जी हाँ जिब, उसके ना 7 पत्थर लगे हुए थे, ईंटें लगाई हुई थी। तो ईंटें ज्यादा कर देते थे तो वो ऊपर चला जाता था। मतलब अब जदीद दौर है और बहुत सारी और टेक्नोलॉजी आज के, वो कहते हैं जी स्टूडियो में जाने का फायदा क्या, वहाँ तो टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन मसला ये है कि जैसे कि आप एक फ्लोर है, स्टूडियो वाले ने दे दिया आपको। पहले वक्त में ये था कि आपने फ्लोर लिया, आपका सेट लग रहा है, बन रहा सारा कुछ। अब जब सेट ऑन शूटिंग पे आप चले गए हैं, आपका जो भी ये स्टार्ट हो गया, पेमेंट करनी है आपने उनको। अब क्या है, किराया डबल कर दिए। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने फ्लोर उनसे लिया, आपने उसका रेंट पे करना शुरू कर दिया उसको। काम आपका शुरू हुआ, सेट लगा, उनको कंसर्न नहीं है। बात ये स्टूडियो ओनर्स को भी चाहिए कि ये थोड़ा सा रिलीफ दें ताकि काम वापस स्टूडियो में आए। आप लोग चले जाते हैं जी फार्म हाउस में चले जाते हैं शूटिंग करने के लिए, वहाँ चले गए, उधर चले गए, किसी के रेफरेंस पे चले गए। तो ये क्या है, इसका काम ना बहुत ज़्यादा, इसके 2 नुकसान हुए हैं। एक तो फिल्म बिल्कुल ओपन हो गई है पब्लिक के सामने, हर किसी के पास फ़ोन है, वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे शूटिंग के ऊपर। उसे अभी फिल्म रिलीज होती है, वो पहले फेसबुक पे चढ़ी हुई होती है। स्टूडियो जब फिल्म बनती थी तो एक बंद एनवायरनमेंट में बनती थी, लोगों को वेट होता था कि क्या बन के निकलेगा यहाँ से भाई। स्टूडियो ओनर्स ने सबसे बड़ा मिस्टेक ये किया, बारी साहब ने भी और एवेन्यू में जिनसे हैं सजाद साहब ने भी, कि उन्होंने इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट बढ़ा दिए हैं चीज़ों के कि अब वो बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। और जो प्रोड्यूसर आता है कहते हैं मैंने 50,000 यहाँ देना है तो 20,000 12 दे दूँ, जब लगा सेट मिल जाएगा मुझे। तो बात ये कि इनको थोड़ा सोचना चाहिए कि यार हमें इस वक्त थोड़ा सा के साथ चलना चाहिए ताकि इंडस्ट्री वापस पैरों पे खड़ी हो। अच्छा, आपने बात की नरगिस की, लैला की, या जितनी भी खबर जो आपकी एक्ट्रेसेस हैं, अब कुछ लोगों का ख्याल है कि अब ये बूढ़ी हो चुकी हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल की बात कर रहे हैं, हीरोइनें कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। मेरा पर्सनली बहुत स्ट्रांगली बिलीव है ऑडिशंस के ऊपर, मेरा ये मानना है। और अब जितने भी लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि भाई या तो आप लड़की वो उठाओ जो थोड़ी फेमस हो, अगर नहीं तो फिर ऑडिशंस करो। क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है हमें नई जनरेशन लानी पड़ेगी बीच में। वो जो पहले वाली खवातीन है वो काफ़ी ज़्यादा छोड़ भी गई हैं, कुछ वैसे ही नहीं काम कर रही इस तरह से, तो हमें नए चेहरे देने पड़ेंगे, लेकिन जिनको काम आता हो। खाली ये नहीं कि बस खुद चेहरा खूबसूरत हो, हाँ जी आ जाएं जी, या ताल्लुकात की कॉल आ गई आ जाएं जी, ऐसे नहीं। लेकिन अभी आप सही कह रहे हैं, अभी हमारे पास आसपास हीरोइन कोई नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं, लगे हुए हैं। अब जितनी फिल्म मैं भी कर रहा हूँ तकरीबन उसमें नई लड़की हैं। अच्छा, एक नई लड़की आ जाती है और पीछे से एक बड़ा सा फोन भी आ जाता है, भारी सा, जनाब हैदर साहब नूनू रखना है जी हर सूरत ही, तो फिर आप ढेर हो जाते हैं उस फोन के सामने कि नहीं, कहते हैं नहीं भी ये नहीं हो सकता। ढेर जो से हैं वो डायरेक्टर हजरात हो जाते हैं, यकीनी बात है, उनको माननी पड़ती है बात आई गेस। लेकिन ये कि वो फिर खाली एक फिल्म या 2 फिल्म के बाद वो फिर चीज़ वॉश हो जाती है। अच्छा, अभी आप फोकस करेंगे एक्टिंग के ऊपर कि आपका मुस्तकबिल में इरादा है कि आप डायरेक्शन भी करें या प्रोडक्शन भी करें? इंशाल्लाह ताला दोनों का है, डायरेक्शन का भी है और प्रोडक्शन का भी इंशाल्लाह ताला है। मैं बस फिलहाल अभी इस चीज़ पे लगा हुआ हूँ कि एक लोगों के अंदर ना एक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से मुझे लोगों में ना एक उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण नजर आना शुरू हो गई है कि जब से मैं वापस आया हूँ।
वो कहते हैं यार हमें लगता है कि अब कुछ होगा, अब कुछ अच्छा होगा इंडस्ट्री के लिए, तो मैं चाह रहा हूँ ये ज़रा सा अपने पाँव पे वापस आ जाए, ज़रा सा आ जाए वापस, तो इंशाल्लाह मैंने जम यू आर होपफुल। हाँ जी इंशाल्लाह। नाज़रीन यहाँ ब्रेक लेते हैं और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो कुछ मज़ीद बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। अच्छा हैदर, ये जो है बहुत सारी यहाँ पे आपके पास ट्रॉफीज़ पड़ी हुई हैं, ये क्या है, सब किसकी हैं ये? जी ये सबके सब अवार्ड्स अबू जी के हैं और इतने ही माशाल्लाह और पड़े हुए हैं इनके। बस उनकी अचीवमेंट्स हैं लाइफ में, जैसे उन्हीं की हैं? जी बिल्कुल सब उन्हीं की हैं। और इनमें से जो 3 हैं ये मेरी बड़ी फेवरेट फिल्मों की हैं। ये जो सी है ये वैशी जट के लिए उनको मिली थी, ये जो सी है ये बशीरा के लिए मिली थी, और ये जो सी है ये बाबुल के लिए उनको मिली थी। अच्छा, आपके अपने अवार्ड नजर नहीं आ रहे? मेरे अवार्ड्स हैं, थोड़े बहुत हैं, इतने तो नहीं हैं लेकिन ये कि मेरे रूम में। तो आप समझते हैं कि आप भी ज़िंदगी में आगे जब काम करते हो तो इतने अवार्ड ला सकेंगे? देखिए इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि अगर मैं इसके आद भी ले आऊँ तो मेरी जीत हो जाएगी, मैं समझूंगा। आप समझेंगे जीत होगी। अच्छा, ये पिक्चर बड़ी खूबसूरत सी लगी हुई आपकी फैमिली की जी। कौन कौन है इसमें? ये सेंटर में तो अबू जी हैं, राइट पे मैं हूँ, ये मुझसे बड़े भाई ये हैं तारिक, और सबसे बड़े भाई बाबर पीछे वो। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री को इन्होंने बिल्कुल नहीं टच किया? हाँ जी नहीं, इनमें से कोई किसी को शौक नहीं था, बस मुझे था बचपन से शौक मूवीज़ में काम करने का। तो राही साहब क्या चाहते थे आपके बारे में? उन्होंने कभी ये नहीं पाबंदी लगा कि बेटा आपने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है या जैसे पेरेंट्स का अक्सर होता है। उन्होंने कहा बेटा अगर आपने कुछ भी करना है लाइफ में बस ये देखो कि 100% देना है अपना, और उसमें से बैक आउट नहीं करना, फिर जिस चीज़ में कदम रख दो फिर आगे जाना है। कुछ सिखाया उन्होंने आपको एक्टिंग के, कुछ टिप्स दिया? नहीं, अबू जी ने कभी भी नहीं चाहा कि उनका कुछ स्टाइल या कुछ चीज़ मैं अपनाऊँ। ये ज़रूर था कि कभी कुछ होता था तो मुझे हल्का सा वो गाइडलाइन दे देते थे कि इसको थोड़ा सा ऐसे देख लो, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि इसको ऐसे कर लो, ऐसे कभी नहीं हुआ। अब आके मैंने खुद से ये चीज़ को मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर मैंने किया है कि उनका स्टाइल हल्का सा मैंने फ्यूजन किया है अपने स्टाइल के साथ, क्योंकि 100% तो उनको कॉपी कर सकता भी नहीं है और ना ही करने की कोशिश करनी चाहिए। जिन्होंने किया वो आपके सामने उनका हाल है कि क्या हुआ, तो इसलिए मैंने कोशिश ये की है कि मैं अपने स्टाइल में उनका स्टाइल हल्का सा अपना अंग लेकर आया हूँ, तो लोग अब उसको पसंद करें अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ पर कोई मस्जिद भी है? जी अबू जी ने अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर घर के अंदर ही मस्जिद बनवाई थी, और यहाँ पर जब भी कभी होते थे घर पे तो यहाँ पर हम 5 वक्त की नमाज बाद जमात यहाँ पे होती थी, तो खुद माशाल्लाह को वो लीड करते थे। और हर साल 31 की नाइट को, न्यू ईयर की नाइट को यहाँ पे सालो तस्बीह की जमात कराते थे अबू जी खुद से। ये नाज़रीन, आपने सुल्तान राही साहब मरहूम और इस वक्त हैदर राही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी आपने रिहाइशगाह पे हम खड़े हैं और बड़ा एक मैं समझता हूँ हिस्टोरिकल प्लेस भी है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी तारीख समझे यहाँ लिखी गई है। हैदर, ये बड़ा खूबसूरत सा आपका लॉन है, तो ये किसने डिज़ाइन किया था? ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं सारा कुछ अबू जी ने खुद से डिज़ाइन किया, और उनको पसंद था कि कुछ पहाड़ी इलाके का थोड़ा सा टच यहाँ पे दिया जाए, तो इसलिए ये सारा पत्थर गीटा सारा बाहर से मंगवाया गया था। और ये मस्जिद है जी, ये भी अबू जी ने बिल्कुल अपने सामने सारी तैयार करवाई थी, और यहाँ पर जब भी कभी टाइम होता था घर पे उनके पास, तो यहाँ पे हमेशा बाद जमात हम लोग नमाज उनके पीछे पढ़ते थे। अच्छा, दुनिया में कहाँ कहाँ गए आप? काफ़ी मुल्क ट्रैवल किए हैं, लंदन भी जा चुके हैं, श्रीलंका भी जा चुके हैं, कनाडा भी जा चुके हैं, अमेरिका तो खैर रहते हैं, दुबई भी जा चुके, काफ़ी कंट्रीज विजिट की हुई। कौन सी जगह आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा है? पाकिस्तान। ये कोई सियासी बयान नहीं है, जेन्युइनली सी बात है कि मैं जब भी कभी आता हूँ तो लगता है घर वापस आ गया। हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो तो बैरून मुल्क जाके उनको लाइफ अच्छी मिल जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ समझते हैं वो बेहतर है और सारा कुछ है, तो वो शायद वापस भी नहीं आते। बहुत सारे एक्ट्रेसेस और एक्टर भी जा चुके हैं, वापस नहीं आए, और कुछ आ भी जाते हैं लेकिन ऑफ एंड ऑन, लेकिन वो वहाँ पे लाइफ गुजारना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको यहाँ क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको खींच के ले आती है? यहाँ की मिट्टी में एक खिंच है, ये आपको वहाँ से खींच, मतलब है कि यहाँ पे जब मैं बताया ना आता हूँ पाकिस्तान, जैसे मैं एयरपोर्ट पर उतरता हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसे मैं घर आ गया हूँ, अपने लोगों में वापस आ गया हूँ। यहाँ के लोगों का प्यार खलूस चीज़ें जो यहाँ पे पाकिस्तान में मिलती हैं, बाहर भी लोग करते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन जो अपनाहियत यहाँ मिलती है, जो अपनी जगह पे आके मिलती है, वो यहीं पे मिलती है मेरे हिसाब से। और लोग अपना अपना नज़रिया होगा इस बारे में, लेकिन मैंने 35 ईयर्स अमेरिका में रह के देखा है, और मुझे नो डाउट वहाँ की लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ वहाँ पे है, लेकिन यहाँ का जो एक सेटअप है, और शायद ये भी वजह है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी अपना एक रिकग्निशन है, एक नाम है, काम इस वाले से है, तो मुझे यहाँ पे आना अच्छा लगता है वापस। खाने में क्या पसंद करते हैं?
आई एम अ फूड लवर, सो तकरीबन सब चीज़ें खा लेता हूँ। यहाँ पाकिस्तान की तो बड़ी बड़ी खास डिश है। कढ़ाई चिकन कढ़ाई कह लें आप, या बिरयानी कह लें। अगर आप उस फास्ट फूड की बात करें तो पिज़्ज़ा, आई लव पिज़्ज़ा, चीज़ें मतलब मुझे पसंद है खाने में। खाने पीने के मामले में हम ओके। शादी किस साल हुई? शादी मेरी हुई है जी 2016 के एंड में। घर वालों की पसंद से कि अपनी पसंद से? ज़्यादा उनकी थी और कुछ थोड़ी सी मेरी भी थी। तो जो फैमिली है, भाई वगैरह, तो वो यहाँ आते रहते हैं कि बस आप ही अकेले यहाँ? नहीं आते रहते हैं। अभी कुछ दिन महीने पहले भाई आए हुए थे, वो वापस गए हैं, तो अभी सब आते। अब मैं यहाँ पे आकर रुक गया हूँ। मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे रहना है, बिकॉज काम की वजह से भी और वैसे भी घर की वजह से मैं अब यहाँ पे पाकिस्तान में रहता हूँ। अच्छा, अपने लिए भी एक वक्त होता है। मतलब राही साहब का तो मुझे लगता है कि वो तो हर वक्त ज़्यादातर मसरूफ़ ही रहते थे, इतना उन पर काम का प्रेशर था या काम था, और उनके लिए शायद मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाता होगा अपने लिए टाइम निकालना। तो आप कैसे निकालते हैं अपने लिए टाइम? मेरा नॉर्मली यही होता है कि अगर शूट्स वगैरह नहीं है तो मेरे कोई ना कोई मीटिंग्स चल रही होती हैं, अदरवाइज़ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर यहाँ पर आ जाते हैं। हमारा बारबेक्यू चलता रहता है यहाँ पर अक्सर। ये चीज़ें वो हैं जो अबू जी भी करते थे जब उनके पास टाइम होता था। लेकिन ये है कि आई ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ माई टाइम। वेस्ट करने की बजाय उसको ऐसे बैठ के नेट पे लगे रहें, कुछ करते रहें, उससे आई लाइक टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए आपके जहन में क्या सजेशन है? सजेशन यही है कि हम सबको जितने भी हमारे खास मेरे जो कोलीग्स हैं, हम सबको मिल के काम करना चाहिए। नंबर 1 नंबर 2 की रेस ख़त्म हो चुकी हुई है। कोई नंबर 1 कोई नंबर 2 नहीं है, सब बराबर हैं। मिल के काम करना चाहिए। और हमारे जो प्रोड्यूसर हजरात खास तौर पे जो हमारे बड़े बड़े अभी भी माशाल्लाह बैठे हुए हैं, मैंने सजेशन पहले भी दी थी, दोबारा कहूँगा कि हमें इस वक्त इंडस्ट्री को ज़रूरत है हमारी। हमें इसके साथ मिलकर चलना चाहिए, इसको वापस अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए, और ये एक टीम वर्क से होगा। जितना मेरे से पार्ट प्ले हो रहा है मैं कर रहा हूँ, सबको अपना अपना पार्ट प्ले करना ज़रूरी है इसमें। गवर्नमेंट का क्या रोल देखते हैं इसके अंदर? गवर्नमेंट का अगर इसमें रोल प्ले हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हमारे शुरू से इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिली गवर्नमेंट की। अभी की जो गवर्नमेंट है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, अगर वो करते हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छा बजट, एक अच्छा फंड इंडस्ट्री को दिया जाए, जिससे नई टेक्नोलॉजी के कैमरास, चीज़ें, सेट्स अवेलेबल किए जाए। अच्छा, क्या चीज़ आपको अनॉयड करती है? किस चीज़ पर आप काम के दौरान परेशान हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं? जब चीज़ें प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रही होती हैं, जब टाइम बहुत ज़ाया हो रहा होता है। जब आपने एक सीन शूट करना है तो उसके लिए हर चीज़ प्रॉपर्ली अरेंज होनी चाहिए। जब उस पर बहुत देर लग रही होती है, थोड़ा सा मुझे उस पर हल्का सा आता है, लेकिन फिर मैं कुछ से कहता नहीं, बिकॉज ठीक है यार, ये भी तो अपना काम कर ही रहे हैं, लगे हुए लोग गुस्सा निकालते हैं ना। नहीं, वो अबू जी से थोड़ा सा मैंने सीखा है इस चीज़ को, कि अपने सब्र करना सीखा है उनसे काफ़ी सारा, और कोशिश मैं भी करता हूँ कि उनके नक्शे कदम पे चलूँ थोड़ा सा। और खुश किस बात पे होते हैं? खुशी मुझे मिलती है जब लोग मुझसे खुश होते हैं, मेरी बातों से, मेरी चीज़ों से, उनके अगर मैं काम आ सकूं, कुछ कर सकूं उनके लिए। अबू जी भी यही करते थे, और मैंने उनसे ये बात सीखी है कि जब अल्लाह ताला आपसे राज़ी है तो उसकी मखलूक तो आपसे राज़ी होगी। अच्छा, एक तो वालिद साहब है ना, इसके अलावा कोई ऐसा एक्टर माजी का या हाल का जिसको आपका ज़हन मानता हो कि यार इसको थोड़ा कॉपी करना चाहिए? मेरे ज़्यादा, क्योंकि मेरा बॉर्डर ज़्यादा बाहर का रहा है, तो मुझे ज़्यादा हॉलीवुड मैंने ज़्यादा देखा है। मुझे पर्सनल तौर पे रॉबर्ट डिनरो बहुत पसंद है, एल पचिनो बहुत पसंद है। हाँ, थोड़े से मुझसे एज में बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन मुझे उनकी एक्टिंग स्टाइल बड़ा पसंद है, अच्छा लगता है। उनकी गॉडफादर मैंने मूवी देखी तो मुझे रियली लव्ड इट। तो इस तरह की चीज़ें मुझे कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा कुछ इससे लेना चाहिए। पाकिस्तानी फिल्म का स्क्रिप्ट इस तरह देखते हैं, कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से एक्शन थोड़ा कम कर देना चाहिए। गाने जो वल्गैरिटी वाले आजकल बन रहे हैं थोड़े कम कर देने चाहिए, बाकी वो ख़त्म ही कर देने चाहिए। और उसकी क्या वजह है? क्योंकि उसको तो कामयाबी की ज़माना समझा जाता है, बल्कि अगर आप स्टेज पे चले जाएं वहाँ भी कितने अब इस वक्त गाने होते हैं। वो स्टेज के हवाले तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप फिल्म की बात करें तो फिल्म इज़ अ डिफरेंट मीडियम। इसमें पब्लिक को जो चीज़ पसंद आती है वहाँ तक दिखाएं, उससे अगर आप आगे जाएंगे तो फिर वो वल्गैरिटी में आ जाती है। मेरा पर्सनली मानना ये है कि अच्छा म्यूज़िक, अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छे एक्शन, अच्छे सेंटिमेंट्स के साथ बनाया जाए तो फिल्म आपकी अच्छी बन सकती है। एक दौर में पाकिस्तान की फिल्में मुकाबला करती थी इंडियन फिल्मों का, आज वो ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि हम उस लेवल पे दोबारा जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं, और मैं बहुत होपफुल हूँ इस चीज़ के लिए, बिकॉज अब इंडस्ट्री का फिर से रिवाइवल शुरू हो रहा है, काम फिर से शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें ही ये होगा कि 1-2 बुरी बनाएंगे, 3-4 बुरी बनाएंगे, 5 तो अच्छी बना देंगे ना। तो करते करते फिर क्या होगा कि एक चीज़ आपकी बेटरमेंट की तरफ चली जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग थोड़ा सा अपने स्क्रिप्ट के ऊपर, मेन फाउंडेशन स्क्रिप्ट होती है फिल्म की, किसी की भी,
स्क्रिप्ट अच्छा बना लें, म्यूज़िक अच्छा बना लें, कास्टिंग अच्छी कर लें, तो फिल्म आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी। ठीक हो गया। पाकिस्तानी कौम को कोई मैसेज, अपने शायकीन को, अपने देखने वालों को? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों के प्यार का, और आप लोगों के जो आप इजहार करते हैं अपने फीलिंग्स का मेरे साथ मिलके। इसी तरह प्यार करते रहिए। और राही साहब के लिए हमेशा जो वो बात कहते थे कि नमाज कायम करें, बड़े छोटों का हमेशा एहतराम करें, और कोशिश ये करें अपनी ज़िंदगी में कि कभी किसी के साथ बुरा ना करें। एक आखिरी सवाल चलते चलते, आप शोबिज़ के एक बड़े स्टार हैं और आपके फादर भी एक बड़ा नाम है, आप मसरूफ़ भी हैं, बहुत सारी ख़वातीन आपके पास आती होंगी, एक्ट्रेसेस, ये वो सारा, तो भाभी कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? उनको थोड़ा सा बता दिया है, समझा दिया कि ये काम है और वो काम के हद तक ही होता है, तो इसलिए वो अंडरस्टैंडिंग बन गई हमारी आपस में। जी नाज़रीन, आपने हैदर सुल्तान साहब की बातें सुनी, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, उनके काम के हवाले से, उनकी फादर के वर्क के हवाले से, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।